1 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर इस वक्त ईरान को तनहा छोड़ दिया जाए तो उसे मुकम्मल तामीरे नौ में कम से कम 20 साल दरकार होंगे। उनका ये भी कहना है कि ईरान किसी मुआहदे के लिए बेचैन है और उसकी जौहरी सलाहियत को मौसर तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इसी तनाज़ुर में ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा भी सामने आया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem. दूसरी जानब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार पर भी बात हो रही है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ताहम अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे के लिए पेश की जाने वाली करारदाद छठी मरतबा फिर नाकाम हो गई है। अस्करी सूरत हाल के हवाले से इतलात हैं कि ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा निशाना बनने वाला अमेरिकी और बरतानवी फौजी अड्डा शदीद दबाव का शिकार रहा। जंग बंदी से पहले इस अड्डे को भी बार बार निशाना बनाया गया था। बरतानवी और अमेरिकी अफवाज अब भी हाई अलर्ट पर हैं। हमें ये बताने की इजाज़त नहीं है कि ये अड्डा इराक में कहाँ है। बरतानिया में 2 यहूदी अफराद पर चाकू से हमला करने वाले शख्स पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि मजमूई तौर पर बरतानिया में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स सोमाली निजात बरतानवी शहरी है। वो माजी में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस रहा है और ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना कर चुका है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तवानाई ने दावा किया है कि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया है। ताहम इसी के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। अल्लाह हमारी ट्रांसमिशन लाइंस और तमाम चीज़ों को कायम दायम रखे और किसी आफत से बचाए। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी सूरत हाल कशीदा है, जहां जामिया सिराजुल उलूम नामी स्कूल को सील किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। भारत में एक और अहम मसला तेजी से उभर रहा है, जहां डिजिटल अदायगियों के फ़रोग के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड की एक बड़ी लहर सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सार्फिन को धोखा दिया जा रहा है। इंडिया में डिजिटल अदायगियों का निज़ाम गुज़िश्ता 5 वर्षों में इंतहाई तेज़ी से फैला है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाक़यात भी ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। माहिरीन इस किस्म के फ्रॉड को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी और सनत के मैदान में चीन एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो जारी है। इस नुमाइश में ऐसी जदीद गाड़ियां पेश की जा रही हैं जो सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग के बाद 400 किलोमीटर तक सफर करने की सलाहियत रखती हैं। BYD का कहना है कि इसका इंतहाई तेज फ्लैश चार्जिंग सिस्टम सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग के साथ 400 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकता है। ये इंतहाई शदीद मौसमी हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जानेंगे 2 डाकू भाइयों के नाम से मंसूब 12,500 एकड़ पर मुहित दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जंगल छांगा मांगा के बारे में। लकड़ी के तिजारती हुसूल की खातिर ये जंगल लगाया था। ताहम चांगा और मांगा नामी 2 डाकू भाइयों ने इस जंगल को अपनी पनाहगाह बना लिया। और खेलों की दुनिया से खबर है कि फीफा के सदर के मुताबिक ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका में खेलेगा, जो एक गैर मामूली पेशरफ्त करार दी जा रही है। Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं। ताहम उनका कहना था कि वो इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान की बहरिया और फिजाइया तबाह हो चुकी हैं और मुल्क की क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया है, और अगर हम अभी निकल जाएं तो अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। ताहम उनका मजीद कहना था कि ये काफ़ी नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना है कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है ताकि वो जौहरी बॉम्ब ना हासिल कर सके।
They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total Navy. 159 ships are gone. They're underwater. They're way below sea level. Sea level is big difference. Pretty deep waters over there too. ओवल ऑफिस में बात करते हुए अमेरिकी सदर ने दावा किया कि मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान कोई मुआहदा करने के लिए बेचैन है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया और फिजाइया दोनों को खत्म कर दिया है और उसकी ड्रोन फैक्ट्रियां 82% और मिसाइल फैक्ट्रियां 90% खत्म हो चुकी हैं। हमने उनके बहुत सारे मिसाइल तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मईशत तबाह हो रही है। हमारी नाकाबंदी शानदार रही है और ईरान अब तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हमें इस बात की जमानत चाहिए कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। याद रहे कि अमरीकी इंतजामिया जंग के इब्तदाई दिनों से ही इस तरज के दावे करती आ रही है। ताहम इस मामले से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात से आगाह मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते CBS न्यूज़ को बताया कि ईरान के पास अब भी व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से अवामी तौर पर तस्लीम करदा फौजी सलाहियतों से कहीं ज्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। इन हुकाम में से 3 ने CBS न्यूज़ को बताया कि अप्रैल के अवाइल में जंग बंदी के आगाज तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे का तकरीबन आधा हिस्सा और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम महफूज थे। दूसरी जानिब अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि वाशिंगटन ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ईरान पर दबाव बढ़ाने को कहा है। बेसेंट के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। And we are sprinting for the finish line. President Trump told me 3 weeks ago to up the pressure again, and we have gone to the buyers of Iranian oil and told them that we are willing to do secondary sanctions on your industries, on your banks who tolerate Iranian oil in their system. इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है और अगर पाबंदियां फौरन खत्म कर भी दी जाएं तो भी सप्लाई चेन्स को बहाल होने में कई महीने लगेंगे जिसके नतीजे में मुआशी पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा होगा। And so my message to all parties is clear. Navigational rights and freedoms must be restored immediately in line with the Security Council Resolution 2817. Open the strait, let all ships pass, let the global economy breathe again. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने मजीद हमले किए तो वो अमेरिका के खिलाफ तवील और तकलीफ दे हमले करेगा। दूसरी जानब ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात के रोज दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वार पावर से मुतल्लिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हो रही है। सदर ट्रंप के पास जुमे तक का वक्त है कि वो या तो ईरान के साथ जंग खत्म करें या फिर इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस ओहदेदार ने इंतजामिया के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि वार पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। उनका मजीद कहना है कि 3 हफ्ते कबल होने वाली जंग बंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई है। वाज़ेह है कि 1973 के कानून के तहत सदर को ये इजाज़त हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाज़त हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख
सकते हैं, ताहम इसके बाद या तो इसे ख़त्म करना होगा या फिर मुसल्लह अफवाज की सलामती के लिए फौरी फौजी ज़रूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाज़त या 30 दिन की तोसी तलब करना होगी। जुमेरात के रोज़ अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी थी। मारूफ डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वार पावर्स बिल को 47 वोट मिले, जबकि इसकी मुखालफत में 50 वोट पड़े। ये छठी मर्तबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबिता सालिस है। I cannot deny the fact that there have been many countries in the region and outside that have reached out to Iran to mediate between Iran and the United States. उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर मुज़ाकरात के इनाकाद का फैसला होता है तो हम इस बारे में बाज़ाबिता तौर पर सबको मुतला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हालिया दौरा रूस और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का हवाला देते हुए इस्माइल बकाई का कहना था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे के तहत ईरान और रूस के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और माशी शोबों में वसी ताउन मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हालात में ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि रूस और चीन के साथ इस सफारती ताउन के नतीजे में ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उनके बकौल खित्ते के बाज़ ममालिक की शरपसंदाना कार्रवाइयों पर काबू पाने में कामयाब रहा है। और अब रुख करते हैं उस फौजी अड्डे का जहां पर बरतानिया के फिजाई एहलकारों ने अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान 100 से जायद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग बंदी से पहले इस मुकाम को रोजाना तकरीबन 30 ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा था। यहां बरतानिया और अमेरिका दोनों की अफवाज मौजूद हैं। दिफाई नुमाइंदे जोनाथन बेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीद ककरो। हम रॉयल एयरफोर्स के साथ मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों के उन अड्डों में से एक की तरफ जा रहे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है। अभी तो जंग बंदी है, लेकिन लैंडिंग से पहले ये वाज़े हो जाता है कि खतरा अब भी बरकरार है। एक ड्रोन देखा गया है जिसके बाद धमाके हुए। इस बार निशाना करीब में मौजूद इराकी अफवाज हैं। लेकिन जंग बंदी से पहले इस अड्डे को भी बार बार निशाना बनाया गया था। बरतानवी और अमरीकी अफवाज अब भी हाई अलर्ट पर हैं। हमें ये बताने की इजाज़त नहीं है कि ये अड्डा इराक में कहाँ है, लेकिन तनाज़े के उरूज पर उन्हें दिन में 28 बार निशाना बनाया जा रहा था। और ये वो जगह है जहाँ उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा। कॉन्क्रीट की मजबूत पनाहगाहें। आप अपने पेट के बल लेटे होते हैं, सायरन बज रहे होते हैं और आपको धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप अपने इर्द गिर्द तबाहकुन हथियारों के चलने की आवाज़ें सुनते हैं और ये बहुत मुश्किल होता है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने उन्हें जिंदा रखने में मदद दी है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के जरिए इसने पहले ही दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए हैं। हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अंधेरे में फिल्मिंग कर रहे हैं। वो इस जगह के किसी भी हिस्से को नहीं दिखाना चाहते। बस यहाँ मौजूद खतरे का एहसास दिलाने के लिए ये बता दूं कि उन्होंने सिर्फ एक माह में इस सिस्टम के जरिए 100 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं, उस पहाड़ी पर रैपिड सेंट्री से। RAF गनर्स के पास आने वाले ड्रोन्स का पता लगाने, पीछा करने और तबाह करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं। हम उनके चेहरे नहीं दिखा सकते। हमें एक रात में 14 ड्रोन्स का सामना करना पड़ा। वो एक मुस्तकिल मुकाबला था। मिसाइल ट्यूब पर लगाओ, फायर करो और फिर वापस आओ। यहाँ तक कि जब आप उम्मीद करते हैं कि हमला रात को होगा, दिन में बहुत हमले होते रहे हैं। क्या आप कभी बाल बाल बचे हैं? जी हाँ, काफी बार। क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमारे और अमेरिकियों दोनों का कई बार आमना सामना हुआ है। ये मुख्तसर दौरा सिर्फ जंग बंदी की वजह से मुमकिन हो सका। यहाँ RAF के सरबरा और वजीर दिफा अपने जवानों को सराहने आए हैं। उनके पास सदर ट्रंप के इस दावे की तरदीद करने का भी मौका है कि बरतानिया इस जंग में कहीं नजर नहीं आया।
ہم نے امریکیوں کو خطرے سے نکالنے میں مدد کی ہے، ہم نے ان کی حفاظت میں مدد کی اور انہوں نے ہماری حفاظت کی۔ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے، ہم اسی دفاعی پوزیشن میں رہیں گے، لیکن ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اس جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے سے یہاں مل کر کام کر رہے تھے، لیکن ان کا مشن داعش کے خلاف جنگ تھا۔ اب یہ بدل کر زندہ رہنا ہو چکا ہے، اور اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ خطرے سے باہر آئے ہیں یا نہیں۔ برطانیہ کی پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی لندن کے علاقے میں 2 یہودیوں پر چاقو سے حملہ کرنے کے واقعے میں عیسیٰ سلیمان پر اقدام قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ 45 سالہ عیسیٰ سلیمان پر بدھ کے روز پیش آنے والے اس واقعے کے سلسلے میں اقدام قتل کی 2 دفعات اور عوامی مقام پر تیز دھار ہتھیار رکھنے کی 1 دفعہ کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی دن اس سے قبل پیش آنے والے ایک علیحدہ واقعے کے حوالے سے بھی ان پر اقدام قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جمعرات کو برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح بڑھا کر شدید کر دیا گیا ہے، اور برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال ملک بھر میں یہودی برادریوں کے تحفظ کے لیے مزید $3 کروڑ 40 لاکھ فراہم کرے گی۔ حالیہ کچھ مہینوں میں برطانیہ میں یہودیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے یہودی برادری میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں مذہبی امور کے ایڈیٹر علی مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ پولیس کے باڈی کیمرے کی یہ فوٹیج اس لمحے کو دکھاتی ہے جب پولیس اہلکار اور یہودی سیکیورٹی گروپ شومرن کے کارکن شمالی لندن میں 2 یہودیوں پر چاقو سے حملے کے مبینہ ملزم کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص صومالی نژاد برطانوی شہری ہے، وہ ماضی میں پرتشدد واقعات میں ملوث رہا ہے اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر چکا ہے۔ ملزم حراست میں ہے اور واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ میں یہودی برادری کے خدشات اور عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہودی تنظیموں نے 40 برسوں تک یہود مخالف واقعات کو ریکارڈ کیا ہے۔ جب مڈل ایسٹ میں کشیدگی ہوتی ہے، اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گزشتہ 2.5 برس سے مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ کمیونٹی سیکیورٹی ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ 2025 میں تقریباً 3700 یہود مخالف واقعات درج کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس میں 170 حملوں کے واقعات بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال نے برطانیہ میں رہنے والے یہودیوں کو کیسے متاثر کیا ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف جوئش پالیسی ریسرچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس 35% یہودیوں نے اپنی سیکیورٹی کو 10 میں سے 0 یا 4 نمبر دیے۔ لوگوں کی یہ تعداد 3 برس پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تحفظ کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ مزید سیکیورٹی کیا اس کا حل ہے؟ میں اسکول اور سیناگوگ سیکیورٹی کے ساتھ جاتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں، مجھے اس سب کی عادت ہے، میرے لیے یہ عام بات ہے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان مزید بڑی دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اضافی سیکیورٹی اور سپورٹ کے لیے پولیس کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم ایسا سماج چاہتے ہیں جہاں نفرت کو مسترد کیا جائے۔ نفرت پر مبنی واقعات اور واقعات کی نوعیت دونوں تشویشناک ہیں۔ اکتوبر میں یوم کپور کے موقع پر مانچسٹر کی ایک مصروف عبادت گاہ میں حملہ ہوا جس میں 2 یہودی ہلاک ہوئے۔ دی بورڈ آف ڈیپوٹیز آف برٹش جیوز نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ حالت کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے انتہا پسند اسلامی نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز کے حملے کے لیے پولیس پر تنقید ہوئی ہے، لیکن واضح پیغام یہ ہے کہ یہ صرف لا انفورسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا سیاسی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں پر مزید حملے نہ ہوں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز اپنے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر توانائی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں گیس کی کمی کے باعث محدود وقت کے لیے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑی تھی، تاہم حکومت نے ذمہ دارانہ فیصلے کرتے ہوئے مہنگی بجلی سے عوام کو بچانے کو ترجیح دی۔ وزیر توانائی نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کسی کوتاہی، کسی نظام کے فعال نہ ہونے یا بجلی کی پیداوار کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جو گیس چاہیے وہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے موصول نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اویس احمد خان لغاری نے یہ بھی بتایا کہ نظام کی بہتری کے لیے بر وقت اقدامات کیے گئے ہیں اور پن بجلی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں 6-7 سال بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا اختتام کیا تھا، اس کے بعد پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے
یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہماری گیس کے جو ذریعہ ہے بجلی پیدا کرنے کا، اس کی گیس ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے نہیں موصول ہو رہی ہمیں. اور اگر ہم ڈیزل اور فرنس آئل کی سے یہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کی تمام ضروریات کو ختم کرتے ہیں تو یہ بجلی بہت مہنگی پڑے گی، جو ہمارے صارفین کے اوپر اثر پڑے گا. اور گیس کا ہمارا جو ہم نے اسپاٹ کے اوپر مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ سک رہی تھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ الحمدللہ کل پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے. اور اس کے پہنچنے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے. اللہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز اور تمام چیزوں کو قائم دائم رکھے اور کسی آفت سے بچائے. دوسری جانب پاکستانی حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہوگی. اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 39 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہوگی. یاد رہے کہ گزشتہ روز تقریباً 7% اضافے سے برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $126 سے اوپر چلی گئی تھی. یہ سن 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد کی بلند ترین سطح ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے ضلع شوپیان میں واقع جامعہ سراج العلوم نامی ایک اسکول کو انسداد دہشت گردی کے قانون ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سیل کر دیا ہے، جس پر وہاں احتجاج کیا جا رہا ہے. تفصیل جانیے ریاض مسرور سے. اس اسکول پر پابندی کے خلاف سیاسی اور سماجی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. سراج العلوم اسکول جو علم ہی نہیں، دین ہی نہیں، سب چیزیں سکھاتا ہے، which has produced doctors, professionals of excellent repute. ان کو بین کیا گیا، این سی سرکار نے بین کیا گیا. میں این سی سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کمز انڈر ایجوکیشن تو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ نے کیسے اس انسٹیٹیوشن کو بند ہونے دیا؟ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شوپیان ضلع میں یہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ جہاں 800 سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہیں اور 60 سے زیادہ فیکلٹی ممبرز ہیں. اس سے متعلق ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے چارج شیٹ کے مطابق اس اسکول میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں، جس کے بعد ان لافل اینٹی قرار دے کر اس کو سیل کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے 800 سے زیادہ طالب علم اس وقت گھروں میں ہیں، اکیڈمک سیشن اپنے پیک پہ ہے، لیکن وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ اساتذہ سے فون پر بات کی اور وہ بھی کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ احتیاط برت رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا پروہیبٹری آرڈر اس پہ چسپاں کیا گیا ہے. اسکول کے باہر کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے اور اسکول کے اندر داخلہ ممنوع ہے. پرائیویٹ اسکول مالکان کی انجمن نے بھی اس پابندی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. دیکھیے سکول ہوتا ہے، سکول میں کیا پڑھائیں گے؟ سکول میں وہی سلیبس پڑھائیں گے جو بورڈ کا ہے. اس کے بعد جو سکولوں کو بند کیا جاتا ہے، یہ افسوسناک ہے. جب 90s میں یہاں ملٹنسی تھی، سکول جلائے گئے، پل جلائے گئے. یہ گاؤں دیہات شہری خاص کے لوگ ہی تھے جہاں پہ آپس میں ہی لوگ مل کے انہوں نے سکول قائم کیے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سکولوں کو بند کیا جا رہا ہے اور ان پہ طرح طرح الزامات لگائے جا رہے ہیں. سیاسی رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے. اسکول پر اچانک پابندی نے بچوں اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے. اسی غیر یقینی صورتحال کے بیچ اب بچوں کے والدین اسکول سے ان کا سامان سمیٹنے لگے ہیں. انڈیا کے شہر پونے میں رہنے والے ایک بزنس اینالسٹ آلوک کو ایک دن اپنے فون پر ایک پیغام ملا: گاڑی کی رفتار حد سے تجاوز کرنے پر جرمانہ ادا کریں ورنہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. آلوک نے گھبراہٹ میں لنک کھولا، OTP ڈالا اور چند ہی منٹوں میں ان کے کریڈٹ کارڈ سے 3 لاکھ روپے سے زیادہ رقم غائب ہو گئی. آلوک اکیلے نہیں ہیں. بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ آن لائن فراڈ کی ایک بڑی لہر بھی آ چکی ہے. اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں غضنفر حیدر. یہ صرف ایک شخصی کہانی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی ڈیجیٹل زندگی میں چھپے ایک بڑے خطرے کی جھلک ہے.
इंडिया में डिजिटल अदायगियों का निज़ाम गुज़िश्ता 5 बरसों में इंतहाई तेज़ी से फैला है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाक़यात भी ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। माहिरीन इस किस्म के फ्रॉड को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी जालसाज खौफ और जल्दबाजी का फ़ायदा उठाकर लोगों को फंसाते हैं। जाली सरकारी वेबसाइट्स, झूठे जुर्माने और फौरी अदायगी के मुतालबे, ये सब इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। 2025 में 25 लाख से ज़ायद अफराद ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए और मजमूई नुकसान $2.5 अरब तक पहुँच गया। ये इजाफा 2021 के मुकाबले में 4300% है। इंडिया के मरकज़ी बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई इक़दाम तजवीज़ किए हैं। उनमें से एक ये है कि 1 घंटे की ताख़ीर से अदायगी हो और बुज़ुर्ग अफराद के लिए किसी काबिल एतमाद शख्स की मंजूरी हो और मशकूक खातों की निगरानी भी इसमें शामिल हो। माहिरीन के मुताबिक असल मसला ये है कि इंडिया में डिजिटल अदायगियाँ जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ और शऊर उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। जालसाज भी हर नए कदम के साथ अपने तरीके बदल लेते हैं। एक माहिर के मुताबिक रेगुलेटर के इक़दाम ऐसे हैं जैसे मोटरवे बनाकर इस पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाए। माहिरीन के मुताबिक असल हल सिर्फ कवानीन में नहीं बल्कि अवाम में डिजिटल शऊर बेदार करने में है, क्योंकि जब तक लोग खुद एहतियात नहीं बरतेंगे जालसाज रास्ता निकालते रहेंगे। और अब चलते हैं चीन की तरफ, जहां इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो जारी है। वहां बड़ी तादाद में नई गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। इस नुमाइश में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और AI फीचर्स का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। चीनी कंपनियां आलमी सतह पर अपनी ऑटो इंडस्ट्री को मज़ीद वुसअत दे रही है और जदीद मुकाबले में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। एशिया बिजनेस की नुमाइंदा सुरंजना तिवारी हमें वहां से ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजीज और अहम रुझानात के बारे में आगाह कर रही हैं। हम ऑटो चाइना में हैं, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा कार शो है। लगभग 1000 कंपनीज यहाँ एक ऐसी जगह पर नुमाइश कर रही हैं जो 50 से ज़्यादा फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। और जब आप यहाँ होते हैं तो पैगाम बुलंद और वाज़ेह होता है, चीन अब आलमी ऑटो इंडस्ट्री के मरकज़ में है। Xiaomi ने पहले स्मार्टफोन बनाना शुरू किया, अब ये कंपनी कार्स बनाती है और SU7 इलेक्ट्रिक सेडान जैसे मॉडल्स सेल्स चार्ट्स में सरफहरिस्त हैं। 2 मुख्तसर सालों में हमने 6,55,000 गाड़ियाँ फराहम की हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट हमेशा से चार्जिंग रही है। आप कितना दूर जा सकते हैं और इसे चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, लेकिन BYD का ये नया निज़ाम इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। BYD का कहना है कि इसका इंतहाई तेज़ फ्लैश चार्जिंग सिस्टम सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग के साथ 400 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकता है। ये इंतहाई शदीद मौसमी हालात में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये EV चार्जिंग को उतना ही तेज़ और काबिल एतमाद बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है जितना कि पेट्रोल कार को ईंधन भरना। बैटरियां आम तौर पर ज़्यादा वेदर सेंसिटिव होती हैं। सर्द मौसम के साथ चार्ज सेशन जो तकरीबन 1 घंटे का होगा 2 या 3 घंटों में बदल सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ बदतरीन मौसम में भी चार्ज सेशन सिर्फ 3 मिनट तवील हो जाता है। यहाँ जो चीज़ नुमाया है वो इख्तिरा की रफ्तार है और ऐसा लगता है कि पूरा मंजर ही बदल रहा है। और ये अगला महाज है, मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ड्राइविंग। ली नामी कंपनी एक सेल्फ ड्राइविंग कार तैयार कर रही है जो ख़ास तौर पर सवारी के लिए बनाई गई है। अंदर कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है और ड्राइवर की सीट नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतनी पावरफुल कंप्यूटिंग पावर है, AI जिसे हम ईवा कहते हैं, कार को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमें स्टीयरिंग व्हील की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सीलेटर्स और ब्रेक पैडल्स की भी ज़रूरत नहीं है। Xpeng का खुद मुख्तार निज़ाम आगे की सड़क की हकीकी वक्त की तस्वीर बनाने के लिए लेज़र्स, रेडार और कैमरास के इम्तिजाज का इस्तेमाल करता है। इसी टेक्नोलॉजी को कार से आगे उड़ने वाली कार्स तक बढ़ाया जा रहा है। Xpeng का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग अगले साल के अवाइल में शुरू हो सकती है, जिससे मुस्तकबिल का एक विजन हकीकत बनने से चंद कदम करीब होगा। बरतानवी साम्राज्य दौर में सन 1866 के लगभग जब पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर चूनिया से मुत्तसिल इलाकों में मसनूई जंगल लगाया जा रहा था, तो गालबन किसी ने सोचा भी ना होगा कि ये घने जंगलात छांगा और मांगा नामी 2 डाकू भाइयों की महफूज पनाहगाह बन जाएंगे। सुनिए इस जंगल की तारीख, आबादी और बर्बादी की दास्तान।
18वीं सदी में बरतानवी राज ने लकड़ी के तिजारती हुसूल की खातिर ये जंगल लगाया था। ताहम चांगा और मांगा नामी दो डाकू भाइयों ने इस जंगल को अपनी पनागाह बना लिया। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अंग्रेज साम्राज्यत के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए इन्हें मकामी सतह पर मकबूलियत व हिमायत हासिल थी। इसीलिए इस जंगल का नाम चांगा मांगा पड़ गया, जो आज भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जबकि यही इस जंगल का सरकारी नाम भी करार दिया गया। जो चांगा और मांगा जिनको डाकू कहा जाता है, वो तो इस जंगल से इश्क करते थे, क्योंकि ये जंगल तो उनकी अंग्रेजों से तहफ़्फ़ुज़ का बायस था। अंग्रेज के जुल्म से उनको बचाने के लिए जो उनको एक माहौल मुयस्सर था, वो इस जंगल में मुयस्सर था। आप में से वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो जंगल के अंदर प्लांटेशन कर चुके हैं, जिन्होंने जंगल में प्लांटेशन की है। वकास अहमद खान जब 2 साल के थे तो उनकी वालदा ने ये स्कूल शुरू किया, जिसका मकसद चांगा मांगा जंगल की बहाली और मकामी लोगों में पौधों, पेड़ों और दरख्तों के बारे में शूर व आगाही पैदा करना था। 12,500 एकड़ पर फैला जंगल, जो कि सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के रकबे से 1.5 गुना ज्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। मजबूत नहरी निजाम और इन पेड़ों के लगाने का सेहरा जर्मन माहिर नबातात ड्रीटरीट ब्रेंडिस के सर है, जिन्होंने 1866 में ये मंसूबे शुरू किए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जंगलात की अराजी पर आबादी बढ़ती गई, जिसके खिलाफ एहतजाजी तहरीकों ने जन्म लिया। यहाँ रहने वाले अफराद के जरिए माश का इन्हिसार जंगल में दरख्तों की कटाई पर ही था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 2 करोड़ से जायद छोटे बड़े पेड़ हैं। फीफा के सदर का कहना है कि ईरान इस वर्ष होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, जो कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के सबब ईरानी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत पर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ताहम फीफा के सदर का कहना है कि ईरान जरूर अमेरिका में खेलेगा। इसकी वजह बहुत सादा है, हमें मुत्तहिद रहना है, हमें लोगों को जोड़ना है। And let me start by the outset, or at the outset, I should say, confirming straight away for those who maybe want to say something else or want to write something else, that of course Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course Iran will play in the United States of America. And the reason for that is very simple, dear friends, is because we have to unite. We have to bring people together. It is my responsibility, it is our responsibility. Football unites the world, FIFA unites the world, you unite the world, we unite the world. कनाडा में मुनक्कद होने वाली फीफा कांग्रेस में ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज समेत दीगर हुकाम को भी शरीक होना था, मगर 211 ममालिक में से ईरान ही वो वाहिद मुल्क था जिसके नुमाइंदे वहां मौजूद नहीं थे। ईरान की तस्नीम एजेंसी ने इससे कबल रिपोर्ट किया था कि उनका वफ्द कनाडा में इमिग्रेशन हुकाम के रवैये के सबब बॉर्डर कंट्रोल से ही वापस लौट गया था। Present Albania, present India, present Indonesia, present Islamic Republic of Iran, absent। कनाडा की वजीर खारिजा अनीता आनंद का कहना है कि वो समझती हैं कि ईरानी वफ्द के मुल्क में दाखिले की इजाज़त को मनसूख कर दिया गया था। कहा जाता है कि ईरानी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ताज मेहदी के पासदाराने इनकलाब से ताल्लुकात हैं। जुमेरात को सदर ट्रंप से जब ईरान के फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर जानी कहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें खेलने देना चाहिए। You know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him.
probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea? I have no idea. Would be hard to believe, actually. But I think let them play. सामीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में सदर ट्रंप ने इंडिया के बारे में बार बार ऐसी बातें और सोशल मीडिया पोस्ट की हैं जिन्हें दुनिया भर में नामुनासिब और नस्ल परस्ताना करार दिया गया, लेकिन हर बार इंडिया की जानिब से रद्द-ए-अमल बहुत मोहतात रहा। तो आखिर ट्रंप की जानिब से बार बार हमलों के बावजूद इंडिया के नपे तुले और मोहतात रद्द-ए-अमल की वजह क्या है? माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए आज के ZBC रीड्स में समरा फातिमा से। पिछले दिनों सदर ट्रंप ने एक पॉडकास्टर के इंडिया के बारे में कुछ मायूब रिमार्क्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर किए, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद इंडिया इस बारे में शदीद रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, माजी में भी कभी उन्होंने अमेरिका में इंडियन कारकुनों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स कहा, कभी इंडिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी, तो कभी ये दावे किए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद कशीदगी को उन्होंने ही खत्म करवाया। लेकिन जवाब में शदीद रद्द-ए-अमल के बजाय कभी इंडिया ने रस्मन कोई अल्फाज कह दिए तो कभी वो भी नहीं, खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर सदर ट्रंप के बार बार हमलों के बावजूद इंडिया का रद्द-ए-अमल नपा तुला और इतना मुहतात क्यों है? इस बारे में BBC हिंदी के दिलनवाज पाशा ने माहिरीन से बात की। उनकी ये तहरीर सुनिए आज BBC रीड्स में। मैं हूं समरा फातिमा। पिछले दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक ऐसा तबसरा पोस्ट किया जो अमेरिका में दाएं बाजू के रेडियो मेजबान माइकल सैवेज ने अपने पॉडकास्ट शो की एक किस्त में किया था। इस तबसरे में सैवेज ने कहा था, यहाँ एक बच्चा पैदा होते ही फौरन शहरी बन जाता है और फिर वो चीन या इंडिया या कुर्रे अर्ज के किसी और जहन्नुम से अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आते हैं। इस पोस्ट पर इंडियन वजीर आजम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तनकीद हुई। इस दरमियान इंडिया के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये बयान नामुनासिब है और दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। असल में अमरीकी सदर आईन में तरमीम करके पैदाइश की बुनियाद पर फौरी शहरियत खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के इस हुक्म को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसी तनाजुर में उन्होंने सैवेज के तबसरों को शेयर किया था। चीन और इंडिया को जहन्नुम कहने वाले इस तबसरे को अमरीकी सदर की जानिब से शेयर किए जाने के बाद इंडिया में सियासी हलचल मच गई। ऑपोजिशन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और हुकूमत को निशाना बनाया। इसी दौरान इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये तबसरे लाइल्मी से भरपूर, नामुनासिब और कम दर्जे के हैं। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की हकीकी तस्वीर बिल्कुल भी पेश नहीं करते। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कायम रहे हैं। अब आइए उस सवाल पर लौटते हैं कि इंडिया के कमजोर रद्द-ए-अमल की वजह क्या है। इंडिया ने ट्रंप के तबसरे पर जारहाना जवाब देने के बजाय रस्मी नाराजगी का इजहार किया। तज्जियाकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका के साथ किसी बराह रास्त तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। कुछ तज्जियाकार इंडिया के इस रद्द-ए-अमल को अमेरिका के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे पर जारी बातचीत से भी जोड़ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं, इस वक्त इंडिया की जरूरत अमेरिका के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और अब तक अटका हुआ है। ट्रंप किसी भी वक्त कुछ भी कह देते हैं। उन पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंडिया अपनी तरजीहात से भटकना नहीं चाहता। सदर ट्रंप के बयानात में उतार चढ़ाव नजर आता है। तज्जियाकार उनके ताज़ा तबसरे को अमेरिका की दाखिली सियासत से भी जोड़कर देखते हैं। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के शोबे अमरीकी मुतालात में एसोसिएट प्रोफेसर उमा पुरुषोत्तमन कहती हैं, अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं। तारकीन वतन ट्रंप के हामियों के लिए एक बड़ा मसला है। हमें लगता है कि उनके इस बयान का हदफ इंडिया कम और घरेलू वोटर ज्यादा थे। उनकी रेटिंग गिर रही है। इस तरह के बयानात और सुर्खियों के जरिए वो दोबारा अपने हामियों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने जो तबसरा सोशल मीडिया पर शेयर किया उसमें चीन का भी जिक्र है और उसके लिए भी जहन्नुम जैसी जगह के इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। चीन ने इस तनाज़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं, चीन भी इस मामले पर खामोश है। आलमी बिरादरी अब ट्रंप के बयानात पर ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देती क्योंकि उनके बयानात बदलते रहते हैं। उमा पुरुषोत्तमन कहती हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब इंडिया और दुनिया के दीगर ममालिक समझ चुके हैं कि कई बार खामोश रहना ही फायदेमंद होता है।
वो कहती हैं कि बार बार इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर रद्द-ए-अमल देने का कोई फायदा नहीं होता। वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि इंडिया के लिए अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे इंडिया के मफादात वाबस्ता हैं। वो कहती हैं इंडिया को अपनी तस्वीराती खुदमुख्तारी बरकरार रखनी होगी, क्योंकि ट्रंप के दौर में अमेरिका एक निहायत गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्को ताकत बन चुका है और खुद ट्रंप इससे भी ज्यादा गैर यकीनी है। ऐसे में इंडिया को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और हर मुमकिन सूरत हाल के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। अलबत्ता इंडिया की मरकजी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने जहन्नुम जैसी जगह वाले तबसरे को इंतहाई तौहीन आमेज और इंडिया मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस ने एक्स पर कहा, ये तबसरा हर इंडियन को ठेस पहुंचाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये मामला अमरीकी सदर के सामने उठाना चाहिए और सख्त एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। एक बयान में कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जहन्नुम कहा है। उन्होंने मजीद कहा, इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ काम करने वाले इंडियन अफराद को लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स भी कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो अमरीकी सदर से साफ साफ कहें कि आपकी हमारे मुल्क की तौहीन करने की हिम्मत कैसे हुई। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और तस्वीराती माहिर राम माधव ने हाल ही में अमेरिका में मुनक्किद हडसन इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के तबसरे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इससे इंडियन बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा, आज तारकीन वतन इंडियंस के दरमियान भी बहुत तशवीश और घबराहट है, जिसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। जब जहन्नुम जैसी बातें या लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स जैसे अल्फाज किसी बिरादरी के बारे में कहे जाते हैं तो कम्युनिटी फिक्रमंद हो जाती है। इंडिया के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 55 लाख इंडियन निजात अफराद रहते हैं। इंडियन निजात अमरीकी और चीनी निजात अमरीकी अमेरिका में एशियाई निजात लोगों में दो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं। सदर ट्रंप की जानिब से शेयर किए गए तबसरे में इसी तनाजुर में चीन का भी जिक्र था। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ट्रंप इससे पहले भी इंडिया को निशाना बनाते रहे हैं। अपने पहले दौरे सदारत में जुलाई 2019 में ट्रंप ने कहा था कि वो कश्मीर के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। इंडिया कश्मीर के मामले पर किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत को मुसलसल मुस्तरद करता आया है। इसी तरह गुज़िश्ता साल अप्रैल में पहलगाम में इंडियन सयाहों पर हमले के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही दबाव डालकर ये तनाज़ा रुकवाया। ट्रंप ने ये दावा मुख्तलिफ मौक़े पर बार बार दोहराया है। इंडिया ने इन दावों पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन बार बार ये वाजे किया कि जंग बंदी इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान बराह रास्त राब्ते के बाद हुई थी। इसी तरह जुलाई 2025 में ट्रंप ने इंडियन मसनूआत पर 25% टैरिफ और इंडिया की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर 25% इजाफी ताज़ीरी टैरिफ आयद किया था। इसके अगले ही माह उन्होंने कहा था कि इंडिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा टैरिफ आयद करते हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग भी कहा था। ताहम ट्रंप ने कई बार इंडिया को एक खूबसूरत मुल्क और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी बारहा सदर ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त कहते रहे हैं। सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी इज्तिमा में सदर ट्रंप के साथ शरीक हुए थे। उस इंतखाबी मुहिम के दौरान होने वाले इज्तिमा में तकरीबन 50,000 इंडियन निजात अफराद से खिताब करते हुए मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान ट्रंप के पहले दौर में करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन गुज़िश्ता साल इंडिया और अमेरिका की जानिब से आयद किए गए बुलंद तरीन टैरिफ के बाद इस ताल्लुक में सर्द मुहरी आ गई। ट्रंप ने गुज़िश्ता साल लगाई गई कई भारी टैरिफ इस साल वापस ले ली हैं। इंडिया और अमेरिका अब आज़ाद तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद टैरिफ में किसी नए इजाफे को रोकना और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को $500 अरब तक ले जाना है। इस तिजारती मुआहदे के बारे में इशारा देते हुए राम माधव ने हडसन इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस में कहा, हम तिजारती मुआहदे की तरफ देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये अगले महीने तक मुकम्मल हो जाएगी। ये मुआहदा हमारे लिए बहुत अहम है। ताहम अमरीकी सदर के वक्फे से आने वाले बयानात और रद्द अमल इंडिया में भी कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। जैसे कि राम माधव ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। सिर्फ हम ही नहीं, नेटो भी नहीं जानता, यूरोपीय यूनियन भी नहीं जानता और क्वाड इत्तेहाद जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, वो भी नहीं जानते।
और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे इरना के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को भेज दी है। तेहरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सालिसी करने वाले पाकिस्तान को ये तजवीज़ जुमेरात के रोज़ भेजी है। याद रहे कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान और वाशिंगटन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के एक दौर की मेज़बानी की थी। तहम बहुत सी कोशिशों के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर अभी तक नहीं हो सका।